टाइटल से आपको पता चली क्या होगा कि आज हम बात कर रहे हैं सोरियासिस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD एंड रिसर्च स्कॉलर। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथिक में या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इसका क्योर प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, और जिसके सिम्टम्स हैं एक बार रिलीफ मिल भी जाता है तो चांसेस रहती हैं कि कुछ साल बाद या कुछ ट्रिगर मिल जाए तो उससे वापस से रिकर हो सकता है। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है। सारे केसेस के लिए कंफर्म ट्रीटमेंट है ये नहीं कह सकते, बट हाँ काफी केसेस में अच्छे इंप्रूवमेंट मिलते हैं और कई बार काफी केसेस में वो एकदम क्योर भी हो जाता है। बट जो इसका कंप्लीट क्योर का सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी हद तक मैनेज हो सकते हैं और होम्योपैथिक लेके आपको साइड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे साथ में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सोरियासिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोरियासिस होता क्या है? ये एक तरह का ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, जो बेसिकली जो टी सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, जिनका काम ये होता है कि बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी इन्फेक्शन आ रहा है, उससे लड़ना, उसके अगेंस्ट काम करना। बट ऑटो इम्यून में क्या होता है, जो वो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को ही एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अगेंस्ट वो काम करते हैं। तो कोई भी बीमारी जो ऑटो इम्यून होती है उसमें ये होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सोरियासिस भी एक ऐसे ही ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो स्किन के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं बहुत स्पीडली, बहुत जल्दी जल्दी वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उसका कॉमन सिम्टम है वो स्केल्स आना और जो पैचेस पड़ना, जो स्केलिंग हो जाती है, काफी एक्सफोलिएशन हो जाता है, उसका कारण यही है। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये वैसे तो बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट मोस्टली आपको एल्बोज में, नीज में, स्कैल्प में, फिंगर्स में, टोज में। इसके अलावा जो ये बीमारी है ये ऐसे नहीं फैलती है। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो अगर आप सोचे कि उनके साथ बैठ के उनके साथ कुछ चीज शेयर करके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये ऐसे नहीं फैलती है। हालांकि इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री जरूर प्रेजेंट है, बट साथ में बैठने से पर्सन टू पर्सन ऐसे नहीं फैलती है। कंटेजियस नहीं है, कैंसरस नहीं है, ना ही कोई एलर्जिक है। जिन में भी सोरियासिस प्रेजेंट रहता है, किसी को सोरियासिस की हिस्ट्री रहती है या किसी फैमिली में किसी को सोरियासिस हिस्ट्री है, तो इन सभी पेशेंट में से 10 से 30% चांसेस होता है कि उस सोरियासिस पेशेंट को जिसमें कुछ हिस्ट्री रही है उनको सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस से आप समझ रहे हैं कि जोड़ों की दिक्कत है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो सोरियासिस जब साथ में होता है, सोरियासिस की वजह से जब जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अर्थराइटिस होता है, तो उसको बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। आज हम जानेंगे कंप्लीट सोरियासिस की इन्फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सोरियाटिक अर्थराइटिस का। वो उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब हम जानेंगे कि कारण क्या होता है। कि काफी लोग पूछते हैं कि सोरियासिस होता क्यों है। क्योंकि देखिए, इस जो बीमारी है ऑटो इम्यून जो डिजीज, जिस भी तरीके की जो भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है उनका एग्जैक्ट कारण, एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। कुछ ना कुछ थ्योरीज, कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस होते हैं जिनकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इस वजह से ये बीमारी हो सकती है। इस केस में सोरियासिस में इम्यून सिस्टम और जेनेटिक हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है, इम्यून सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस है, तो एक चांसेस हैं कि सोरियासिस डेवलप हो सकता है उसकी वजह से। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम है तो इसलिए ये हेरिडिटरी या फैमिली हिस्ट्री में लेगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है काफी रिसर्चेस के थ्रू कि जनरेशन गैप भी मिलता है अगर फैमिली हिस्ट्री मिलती है। मान लीजिए अगर आज किसी को है तो किसी पर्सन को है तो जरूरी नहीं है उसके बच्चे में मिले, बट उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मिल सकता है, तो एक जनरेशन स्किप भी हो सकती है इसमें। इसके अलावा इसके काफी रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं और वो जानना बहुत जरूरी है कि वो कई बार आराम मिल रहा होता है तो पेशेंट्स में जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उसको रिकर करते हैं वापस से। तो क्या रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं इसके? कहीं भी अगर फिजिकल
कहीं कट लग गया, इन सीजन हो गया है, कुछ चोट लग गई है फिजिकल। इसके अलावा स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो इसको ट्रिगर कर सकता है, जो इसको वापस वीकर कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी मेडिकेशन की हिस्ट्री रही है, स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां होती हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है उसकी हिस्ट्री है, या कोई भी एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री है, कुछ भी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस अगर पहले रहे हैं पास्ट हिस्ट्री में, तो भी सोरियासिस की चांस हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो इसकी प्रॉब्लम्स को रिकर कर सकता है। इसके अलावा ठंड में, विंटर्स में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ती हैं, और समर्स में आराम मिलता है सोरियासिस के केस में। अगर फीमेल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ड्यूरिंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती हैं, एग्रेवेशन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके क्या लक्षण, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो जो इसके साइंस एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है किस जगह का हो रहा है, किस टाइप का है, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसके सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं। इस तरीके का नजर आता है, रेड कलर के पैचेस बनते हैं, और जो सिल्वरी कलर का जो स्केल्स होते हैं, ग्रे ग्रे कलर के, या खाल निकलती है, छाल से निकलती है, वैसा इसमें निकलता है। इसके अलावा इसमें इचिंग, खुजली बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है, काफी बार पेनफुल भी रहते हैं। किसी किसी केस में बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स टाइप के पड़ जाते हैं, डीप फिशर टाइप के पड़ जाते हैं, तो फिर वो ब्लीड भी करता है। अगर नेल्स में प्रेजेंट रहता है तो नेल्स का डिस्कलरेशन हो जाता है, वो जल्दी से टूटने लग जाते हैं। स्कैल्प पे, मतलब यहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर भी सोरियासिस होता है, तो वहां पर भी जैसे प्लेक्स जैसे बन जाते हैं, स्केलीनेस हो जाती है, खुदरी सी, और वाइट वाइट से निकलने लग जाते हैं। और इसका कोई ऐसा कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, जो इसके सिम्टम्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पे क्लिनिकली बताया जाता है या कंफर्म किया जाता है सोरियासिस है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं सोरियासिस के, किस किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं सोरियासिस। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, जो 80 से 90% पीपल में मिलता है, वो है प्लेक्स टाइप का, जिसमें कि जो हमने अभी तक बात करी कि जो सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम बताए हैं सोरियासिस के, कि इस तरीके के प्लेक्स होते हैं, स्केल्स निकलते हैं, जो कॉमन सिम्टम बताए हैं वो होता है प्लेक्स में, वो होता है मोस्ट कॉमन टाइप। 80 से 90% पीपल जो होते हैं सोरियासिस के, उनमें इस तरीके के इरप्शंस प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला जाता है सोरियासिस वल्गैरिस। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है पस्चुलर। पस्चुलर से नाम समझ में आ रहा है कि इसमें पस बनेंगे, मतलब कि कुछ पस निकलेगा, कुछ डिस्चार्ज निकलेगा। तो जो इरप्शंस होंगे सोरियासिस में, जिनसे अगर कुछ पस निकल रहा है, कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वो कहलाए जाएंगे पस्चुलर। ये बेसिकली आपको पाम्स में, हथेली में या तलवों में, सोल्स में मिल जाएंगे, पाम्स या सोल्स में। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो है गटेड टाइप। ये बेसिकली ये देखा गया है कि जो ये वाला टाइप है ये मोस्टली चाइल्डहुड से, बचपन से स्टार्ट हो जाता है, और ये इसमें रेड स्मॉल स्मॉल टाइनी स्पॉट्स टाइप के मिलते हैं, और ये उन केस में ज्यादा मिलता है जिसमें अगर हिस्ट्री रही है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की। कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस या कुछ भी हो, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है गटेड टाइप। नेक्स्ट हमारा टाइप है इनवर्स टाइप, जिसको फ्लेक्सुरल सोरियासिस कहा जाता है। ये रेड ब्राइट शाइनिंग टाइप के इसमें इरप्शंस होते हैं। तो इसमें रेड ब्राइट शाइनिंग टाइप के इरप्शंस होते हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट रहता है फ्लेक्सुरल, अगर इसका नाम है तो ये फोल्ड्स में मिलेगा आपको, जैसे कि इस पोर्शन में हो गया, कहीं भी स्किन फोल्ड्स हैं, या अंडर द ब्रेस्ट हो गया, स्किन फोल्ड्स में ज्यादा पाया जाता है ये। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है, अगर स्वेट से, पसीने से ये तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ये वाला टाइप वनरेबल बन जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। ये वाले टाइप से फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस भी रहती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इरिथ्रोडर्मिक। इरिथ्रो वर्ड से समझ में आ रहा है कुछ रेडनेस है बहुत ज्यादा, कुछ ब्लड सेल्स, आरबीसीज इन्वॉल्व है, तो इसमें बहुत ज्यादा फियरी रेड, एकदम डार्क रेड तरह के इरप्शंस होते हैं। और ये बेसिकली ये वाला टाइप तब होता है जब, जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, जो प्लेग वाला होता है वो अगर अनस्टेबल है, वो ढंग से क्योर नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर वो इरिथ्रोडर्मिक में रिजल्ट करता है। और ये काफी थोड़ा सा सीवियर और रेयर टाइप है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल वाला होता है, जिसमें साथ में कई बार फीवर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो भी हमने रिस्क फैक्टर्स में जो ट्रिगर्स बताए हैं कि इनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहली जो चीज है ध्यान में रखने की, प्रिवेंट करने की, इन ट्रिगर्स को आप अवॉइड करें। जो भी रिस्क फैक्टर बताए हैं उन सबको आप जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करें, उनका जो एक्सपोजर है उससे दूर रहें। इसके अलावा हेल्दी डाइट का
और एक्सरसाइज का काफी अच्छा रोल है। डाइट में बेसिकली आपको जो फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है वो अवॉइड करना है और जो एनिमल प्रोटीन है वो अवॉइड करना है बिल्कुल। आप प्रोटीन्स जैसे कि ओमेगा 3 की जो कैप्सूल्स आती हैं, टैबलेट्स, वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोयाबीन्स हैं, जो बीन्स होते हैं, प्लांट्स में जो प्रोटीन है उसका सेवन आप कर सकते हैं, बट एनिमल प्रोटीन को आपको अवॉइड करना है। फ्लैक्स सीड्स का भी आप यूज कर सकते हैं, जो अलसी होती है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की है कि जो आपके जो स्केल्स होते हैं या प्लेक्स बनते हैं तो उसको आप पिक ना करें, उसको आप निकालें ना बार बार। और जैसे स्पेशली सर्दियों में वार्म वाटर से नहाएं। नहाने के बाद या कभी ज्यादा ड्राइनेस होती है तो ढंग से मॉइस्चराइज करें बॉडी को जहां प्रॉब्लम है, या ऑयल लगाएं। सबसे बेस्ट जो होता है इसमें होता है कोकोनट ऑयल। आप डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने की जगह आप कोकोनट ऑयल का यूज करेंगे, नारियल का तेल यूज करेंगे तो बहुत यूजफुल है। वो मॉइस्चराइज भी करेगा आपके इरप्शंस को, इसके अलावा जो इचिंग है उसको भी प्रिवेंट करेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि मैं ये बोल रही हूँ कि इस बीमारी का क्योर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का या होम्योपैथी का क्या फायदा, या होम्योपैथी लें तो क्यों लें। देखिए, इस बीमारी का कोई क्योर परमानेंट नहीं है कि परफेक्ट क्योर हो, बट होम्योपैथी में कुछ रिसर्चेज में कई केसेस में कई डॉक्टर्स के थ्रू या हम भी पेशेंट देते हैं, कई केस जो है क्योर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सब क्योर नहीं होते हैं या सबके सब क्योर हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज जो है 2-4-5% जो केसेस हैं सोरियासिस के, वो कंप्लीट क्योर हो जाते हैं कि उनमें रिकरेंस की चांसेस नहीं रहती हैं। होम्योपैथी जरूरी इसलिए है सोरियासिस के लिए, पहली चीज क्योंकि आपको जो दूसरी पैथीज है उसमें आपको स्टीरॉइड्स क्रीम, स्टीरॉइड्स ऑइंटमेंट्स वो दिए जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है। तो आप सभी को पता है कि जो स्टीरॉइड्स हैं इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है बॉडी में, स्पेशली किडनी पे। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने से जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो अनयूजुअल जो इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी में हार्मफुल, वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और इसके अलावा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है ऑटो इम्यून जो जैसी बीमारियां, जो सोरियासिस है, इसमें बेसिकली सबसे जो इनिशियल एम जो होता है वो बेसिकली यही रहता है कि सबसे पहले सिम्टम्स को मैनेज करना, कि जो पेशेंट इतनी तकलीफ में, इतनी सीवियर इचिंग है, पेनफुल जो भी हो रहा है, उसको मैनेज करना। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, मेन फोकस रहता है कि इम्यून सिस्टम पे काम करना, उसको बूस्टअप करना, कि जो डिफेक्ट जहां आ रहा है इम्यून सिस्टम में, जिसकी वजह से सोरियासिस रिजल्ट हो रहा है, तो उसको ठीक करें, उस पर काम करें। अगर इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा तो जो सोरियासिस जैसी बीमारी है, ऑटो इम्यून जो बीमारी है, वो अपने आप ठीक होने लगेगी। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सोरियासिस, अभी तक हम बात करें कि ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है। तो ऐसे केस में जो इतना क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, तो ऐसे केस में बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लें। या तो अपने नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से विजिट करें, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल्स। आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि जरूरी है कि पेशेंट से सारी चीजें पूछी जाएं, एक एक सिम्टम पूछा जाए, उसके अकॉर्डिंग ही दवाई बताई जाए, क्योंकि हर एक सिम्टम पे, हर एक मोडालिटी पे दवाइयां चेंज होती हैं। तो यहाँ जो मेडिसिन बताई जा रही हैं आप इनको यूज करें। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्टली वैसे ही सिम्टम्स आप यूज करें, लिमिटेड अमाउंट में यूज करें, बट कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसमें आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे कि ये प्लेक्स टाइप के हो रहे हैं, स्केलीनेस हो रही है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है, आपको जो भी सिम्टम्स होंगे ये एग्रेवेट करेंगे कोल्ड से। ठंड से बढ़ेगा, वार्म से अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो ये सिम्टम्स होते हैं ये रात को मिडनाइट अराउंड 12 इसका एग्रेवेशन रहता है, अराउंड 12 ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ये सिम्टम्स इतने ज्यादा परेशान करेंगे कि बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी आपको, मेंटली भी, इंटरनल रेस्टलेसनेस भी रहेगी और साथ में फिजिकल रेस्टलेसनेस भी रहेगी, बेचैनी काफी रहेगी। इसके अलावा इसके सिम्टम्स में आपको पीरियोडिसिटी भी मिल सकती है कि अगर एक टाइम पे हो रहा है तो अगले दिन भी उसी टाइम पे हो, या कुछ टाइम बाद जब भी हो, एक पैटर्न भी मिल सकता है आर्सेनिक के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सोरियासिस के लिए, वो है ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस अपने आप में ही उस केस के लिए या उस कोई भी इरप्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको क्रैक्स काफी मिल रहे हैं, डीप फिशर टाइप का मिल रहा है और कुछ स्टिकिंग सा डिस्चार्ज मिल रहा है। कहीं भी किसी भी तरह के इरप्शंस हो, और स्पेशली हम अभी सोरियासिस की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत स्टिकी सा, चिपचिपा सा अगर डिस्चार्ज निकल रहा है
इरप्शंस में, तो ऐसे केस में ग्रेफाइटिस बहुत यूजफुल है। इसके अलावा अगर नेल्स का सोरियासिस आपको मिल रहा है तो उसके लिए भी ग्रेफाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। इसमें वही डिस्कलरेशन हो जाएगा, जो टूटे रहेंगे, बहुत क्रम्बलिंग से मिलेगी, ब्रिटल से इजीली ब्रेकअप हो जाएंगे जो नेल्स है और डिटैच हो जाएंगे अपनी जगह से। और ग्रेफाइटिस सिर्फ नेल्स या नॉर्मल उसके लिए नहीं, जो स्कैल्प का सोरियासिस है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्स आयोड। आर्स आयोड उस केस में यूजफुल है जहां बहुत बड़े बड़े लार्ज प्लेक से एक्सफोलिएशन टाइप की मिलती है, जो स्केलिंग है काफी लार्ज मिलती है। इसके अलावा जो आर्स आयोड का पेशेंट है वो खुद ही अपने आप में बहुत हॉट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको इंटरनल बहुत गर्मी रहती है, इसके बावजूद इसके जो सिम्टम्स हैं उसको गर्मी से आराम मिलेगा। और जो ड्राई कोल्ड वेदर है, जो ड्राई और कोल्ड का एक्सपोजर है उसका वेदर है, उससे इसमें एग्रेवेशन रहेगा, उससे प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम, जो सोरियासिस और भी जो भी स्किन इरप्शन है उसमें भी काम आती है। इसमें आपको इंटेंस बहुत ज्यादा इचिंग और बर्निंग मिलेगी और इसमें आपको डीप फिशर टाइप के क्रैक्स मिलेंगे, और क्रैक्स इतने डीप और कई बार इतने पेनफुल होते हैं और काफी बार उनमें से ब्लीडिंग भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी पेशेंट में ब्लीडिंग मिल रही है और वो ठंड में अगर वेट कर रहा है तो पेट्रोलियम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एनी टाइप ऑफ इरप्शंस। इसीलिए पेट्रोलियम जो अगर फुट में अगर पाँव में अगर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा डीप क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और ब्लीडिंग होती है और ठंड में काफी प्रॉब्लम करता है, तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पेट्रोलियम के। नेक्स्ट मेडिसिन है कैसोरबिनम, जो सोरियासिस के साथ साथ टीनियम में भी काफी यूजफुल है। इसमें आपको थिक बड़े बड़े थिक क्रस्ट मिलेंगे, आपको जो पपड़ी सी काफी मिलेगी। इसमें इचिंग बहुत ज्यादा रहेगी, फाउल स्मेल आएगी और साथ में जो डिस्चार्ज है, पस्चुलर डिस्चार्ज भी मिल सकता है, जो पस वाला डिस्चार्ज है वो भी प्रेजेंट हो सकता है कैसोरबिनम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जैसे कि सल्फर है, सोराइनम है, बट ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रॉपर सिम्टोमेटोलॉजी अच्छे से मैच हो, ओवरऑल अगर टोटलिटी मैच हो तभी दी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सल्फर और सोराइनम ऐसी मेडिसिन कई बार बिना सिम्टम मैच करे दिए जाए तो एग्रेवेट भी काफी कर सकते हैं सोरियासिस के केस में। और मैंने किसी भी मेडिसिन की पोटेंसी नहीं डिस्क्राइब करी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगी कि क्या पेशेंट का ससेप्टेबिलिटी है, पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफर करेगी। फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो प्लीज स्टार्ट विद 30 पोटेंसी। इट इज अ सेफ पोटेंसी टू स्टार्ट विद। आप इसको यूज करें, कुछ डोजेस यूज करें या 2-3 दिन यूज करें तो आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। और कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि जो भी आपके नियर बाय हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी जो हेल्थ इश्यूज हम बता रहे हैं उनसे उनको भी बेनिफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।